अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज जो है हम टॉपिक के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो कल हमने कवर किया था सीवीपी एनालिसिस, और उसका फिर हमने एक सवाल किया था। अब सर उसी सीवीपी एनालिसिस का हम देखेंगे पास्ट पेपर में, उसमें जो सवाल आया होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? अभी जैसे कि मेरे पास सीवीपी एनालिसिस के 2012 का 2012 के अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंदर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है। ठीक हो गया सर? मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है, जिसके अंदर मुझे क्या ड्रॉ करना है। उसने बोला कि फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपके पास कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट पढ़ाया था, उसका सवाल सॉल्व भी किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। जून मेरे पास 2012 के अटेम्प्ट का सवाल है, दिसंबर 2012 के अटेम्प्ट का सवाल है, जिसके अंदर सीवीपी एनालिसिस के सवाल है, जिसके अंदर मेरे पास इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है। एक ये सवाल सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, और सेकेंडली सर दूसरा सवाल जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि इसके अंदर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग लेवरेजेस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है सर। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो जाएगा अगर मेरे पास मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी 5% से, ये भी हमने पढ़ा था। तो सर आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 2012 मैनेजरियल अकाउंटिंग के पास्ट पेपर के सवाल आज हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया सर? आप मूविंग फॉरवर्ड अपने सवाल को नोट पैड पे ले जाता हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है पहले सर, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया सर? अब ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या कह रहा है, द एल्पाइन हाउस इंडस्ट्रीज इज अ लार्ज रिटेलर। अब एल्पाइन हाउस जो था वो एक रिटेलर था। ठीक हो गया? किस चीज का रिटेलर था? उसने बोला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का रिटेलर था। एन इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज की डिपार्टमेंट फॉर द रीसेंट क्वार्टर आर इज प्रेजेंट बिलो। सर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है। इनकम स्टेटमेंट मेरे पास क्या होते हैं सर? मेरे पास इनकम स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड सर दूसरी चीज क्या होता है? उसने बोला लॉस, जिसको मैं क्या कहता हूँ, पी&एल स्टेटमेंट भी कहता हूँ। उसने बोला आपके पास पी&एल स्टेटमेंट दी हुई है नीचे। सर मेरे पास अगर एक और बात करूँ, पी&एल स्टेटमेंट ये मेरे पास कौन सी अकाउंटिंग होती है सर? ये मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक। ठीक हो गया सर? उसने बोला कि इनकम स्टेटमेंट ड्राफ्ट हुई भी है, किस चीज़ की? एक डिपार्टमेंट था, उसकी डिपार्टमेंट की इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है? उसके बाद क्या लिखा था? एल्पाइन हाउस इनकम स्टेटमेंट इसकी डिपार्टमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च। उसने बोला इस क्वार्टर की इनकम स्टेटमेंट मेरे पास कितनी है? उसने बोला सर आपके पास सेल्स हुई है कितने की? उसने बोला 1.5 लाख रुपए की। सर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसके अंदर 90,000 है। ठीक हो गया सर? इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मेरे पास 3 चीज़ें आती हैं। उसने बोला ओपनिंग स्टॉक, उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर जो आपने परचेजेस किए हैं उसमें से आप लेस करते हो क्या चीज़? उसमें से आपने परचेज रिटर्न जो आपके लेस होता है, उसके बाद आपके पास क्या लेस होता है सर? आपके पास क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाता है। ठीक हो गया सर? ये सब चीज़ें मेरे पास नेट ऑफ होके क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब क्या कॉस्ट है जो आपने गुड्स सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक हो गया सर? इसके अंदर क्या होता है? मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी शामिल होता है, मेरे में परचेजेस भी शामिल होता है, उसमें से कुछ जो परचेजेस मैंने रिटर्न कर देता हूँ वो भी शामिल होता है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी शामिल होता है। उसके बाद ये क्या कह रहा है सर? उसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है सर? ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? उसने बोला आपके पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस है 30,000 रुपये का, और मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है कितने का? 10,000 रुपये का। ठीक हो गया सर? उसके बाद मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। यहाँ तक क्लियर है? ये तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, वही हमने सिर्फ पढ़ा है। आगे रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सर। आगे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और उसने क्या स्टफ डेटा दिया है। ठीक हो गया? उसके बाद क्या कहता है कि इसकी सेल्स ऑन एन एवरेज फॉर 750 पर यूनिट। भाई मैं 750 पर यूनिट की, एक यूनिट 750 रुपये का बेचता हूँ, $750 का एक यूनिट बेचता हूँ, जिसमें से मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, सर मेरे पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है? 50 पर पेयर। ठीक हो गया सर? उसके बाद क्या कहता है? रिमेनिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। बाकी सर मेरे पास पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस 50 हैं, उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग, ये याद रखिएगा सर, मेरे पास रिमेनिंग जो भी मेरे पास रिमेनिंग, कहाँ गया सर रिमेनिंग? ये रहा मेरे पास सर रिमेनिंग। उसने बोला आपके पास फिर जो भी रिमेनिंग सेलिंग एक्सपेंसेस रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? मेरे पास फिक्स आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? मेरे पास फिक्स आ जाएंगे। उसने बोला आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है? 10,000 रुपये का। उसने बोला उसमें से 20% मेरे पास वेरिएबल है और 80% मेरे पास फिक्स हो गया। ठीक है? उसके बाद कहता है कि कंपनी डज नॉट मैन्युफैक्चर एट इट्स ओन सिंक। उसने बोला कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती
इंस्टेड कंपनी क्या करती है, इट परचेज फ्रॉम द सप्लायर फॉर ₹450 पर यूनिट। ये किसी आउटसाइड सप्लायर से परचेज करती है कितने का, 450 पर यूनिट का। ठीक हो गया सर। उसके बाद क्या कहता है, उसने बोला कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाए। ठीक हो गया सर। इनकम स्टेटमेंट हमें पता है किस तरीके से निकालता है, कंट्रीब्यूशन फॉर्म इनकम स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्म इनकम स्टेटमेंट मेरे पास किस तरीके से निकालते हैं। ठीक हो गया सर। उसके बाद क्या कहता है, for every periods of sketch during the quarter, what contribution towards covering fixed expenses towards earning profit। मतलब सर मेरे पास every pair of sold goods, जितने भी मैं पेयर करूँ बेचता हूँ, कितने यूनिट्स बेचता हूँ, ठीक हो गया, what is the contribution, मेरे पास क्या contribution आता है towards covering fixed expenses towards earning profit। मतलब मेरे पास सर मैं कितना, ये वाली रिक्वायरमेंट, ये मेरे पास सर ए रिक्वायरमेंट है और ये मेरे पास बी रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया सर। मेरे पास ए रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट तो क्लियर है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट पढ़ें, फॉर एवरी पेयर ऑफ सोल्ड गुड्स ड्यूरिंग द क्वार्टर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कवरिंग फिक्स एक्सपेंसेस एंड टुवर्ड्स अर्निंग प्रॉफिट। मतलब सर मैं कितनी कंट्रीब्यूशन अर्न करूं, कंट्रीब्यूशन सर मैं कितना अर्न करूं कि मैं क्या कर दूं, मैं अपना फिक्स एक्सपेंस कवर कर लूँ, मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना कि मैं अपना फिक्स एक्सपेंस कवर कर लूँ। मतलब सर क्या मतलब इसका, कि मैं कितनी सेल्स कर लूँ कि मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाए। ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट होता है सर, जहाँ पे मेरे पास नो गेन और मेरे पास क्या चीज़ होती है सर, मेरे पास नो नो ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे मेरे पास कोई गेन नहीं होता और मेरे पास नो लॉस। सर ब्रेक इवन पॉइंट मेरे पास कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास कोई गेन नहीं है और ना मेरे पास कोई लॉस नहीं है। तो सर मेरे पास फिक्स पॉइंट, मैं इतनी सेल कर लूँ कि भाई अपना से फिक्स खर्चा निकाल लूँ तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊँगा। मतलब मैं सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊँगा अगर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करता हूँ। मैं इतना कमा रहा हूँ कि मैं अपने फिक्स खर्चे कवर कर रहा हूँ, वेरिएबल खर्चे फिर भी नहीं कवर कर पा रहा, लेकिन मैं फिर भी सर ब्रेक इवन पॉइंट पे खड़ा हूँगा। मतलब मैं उस टाइम पे भी ना कुछ अर्न कर रहा हूँ ना मैं कुछ लॉस कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर। अब आगे इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, आप इस सवाल को सर एक्सेल पे सॉल्व करने का, एक्सेल में मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ सर, मैं नोटपैड पे इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा। नोटपैड में दरअसल कैलकुलेशन में फिर एरर्स आ जाते हैं, फिर और ये दूसरी बात, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो वन वे कम्युनिकेशन होती है, तो इस वजह से इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाता। इस वजह से मैं इसको एक्सेल पे कर रहा हूँ ताकि मेरे पास आंसर भी जल्दी आ सके, कैलकुलेशंस भी मेरे लिए ईजी हो सके और नोटपैड के जो एरर्स हैं उससे भी मैं अवॉइड कर सकूँ। ठीक हो गया सर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2012 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ खोल लिया। ठीक हो गया सर। अब देखिएगा ज़रा, स्क्रॉल लो। ठीक हो गया सर। चले, उसने बोला मेरे पास सेल्स कितनी है सर, आपके पास सेल्स जो है, मेरे पास सर सेल्स कितनी है, आपके पास सेल्स हो गई मेरे पास। मैं इधर सर पहले अमाउंट लिख देता हूँ ना, अमाउंट लिखी हुई मेरे पास एग्जामिनर ने, आपने भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो चीज़ जितनी कन्वीनियंट हो उस तरीके से आपने सॉल्व करना है। आपके पास अमाउंट लिखी है सेल्स की, आपने डायरेक्ट उठा के लिख देनी है मेरे पास 150,000। उससे पहले मैं इसको फॉर्मेट कर दूँ ओल्ड। ठीक हो गया सर। मेरे पास सेल्स कितनी है है सर, मेरे पास 1.5 लाख की सेल्स लिखी है तो मैंने 1.5 लाख की सेल्स लिख दी। अब सर याद रखिएगा मेरे पास कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट का तरीका क्या है सर सॉल्व करने का, कि मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे सर पास सर वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया सर, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं पता तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ दीजिए आप। अब आपके पास नीचे क्या फॉर्मेट होता था कि कंट्रीब्यूशन, उसने बोला सर मार्जिन होता था। ठीक हो गया सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सर मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिख लिया। अब दो चीज़ें होती थी, एक तो होती थी कि सर मेरे पास कितनी क्वांटिटी है और दूसरा क्या होता था मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट, सर एक यूनिट में कितने का बेच रहा हूँ। ठीक हो गया सर, इसको मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ। ठीक हो गया सर, मेरे पास क्वांटिटी होती है कि कितनी क्वांटिटी बेची है और मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट कितने का
बेचा है और टोटल अमाउंट आपके सामने लिख दी है। उसके बाद सर आपको याद होगा कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता था। अब उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर किस चीज़ को, उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से मैं क्या निकालता था, उसने आपने बोला सर उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आप लेस करते थे क्या चीज़, फिक्स कॉस्ट। तो सर मैं इसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब मैं फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाए, नेट ऑपरेटिंग, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया सर, मेरे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ओके सर, अब मेरे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। सही हो गया। अच्छा सही है सर। अब इस सवाल को पढ़ें। आपने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और आपने फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सर मैं इसके आगे एक छोटी सी लिख देता हूँ, वर्किंग नंबर 1। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको किस चीज़ पे जाना पड़ेगा, वर्किंग नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। और मेरे पास फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको वर्किंग नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, वर्किंग नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, वर्किंग नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि देखें, अब नीचे रिक्वायरमेंट पढ़े सर। नीचे की रिक्वायरमेंट क्या कहता है, उसने बोला कि सर मेरे पास जो केस है वो सेल्स करते हैं ऑन एन एवरेज 750 पर यूनिट। उसने बोला सेलिंग प्राइस मेरे पास आ गई 750 पर यूनिट, 750 पर यूनिट पे बेचता है। ठीक हो गया सर, हमने लिख दी 750 पर यूनिट। अब क्वांटिटी किस तरीके से निकालूंगा सर, क्वांटिटी आप निकालेंगे कितनी अमाउंट बेचता है, 1.5 लाख अमाउंट बेचता है, कितने एक यूनिट कितने का है, उसने बोला 750 रुपये का एक यूनिट है। तो टोटल यूनिट मेरे पास कितने आ गए सर, 200 यूनिट आ गए। अगर मैं मल्टीप्लाई भी कराना चाहूँ तो सर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ को, 200 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ से, अगर मैं 750 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 1.5 लाख की ही अमाउंट बनेगी। ठीक हो गया सर, क्लियर है यहाँ तक। मेरे पास यूनिट्स भी आ गए। अब मेरे पास जो यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट के अंदर यूनिट्स होते हैं वही मेरे पास सेलिंग प्राइस के अंदर, जो मेरे पास सेल्स के अंदर यूनिट है वही मेरे पास वेरिएबल यूनिट्स होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन सर अब मेरे पास टारगेट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास वर्किंग नंबर 1 जो होगी वो किस चीज़ की होगी, मेरे पास वर्किंग नंबर 1 जो होगी सर वो किस चीज़ की होगी, वेरिएबल, उसने बोला कॉस्ट की वर्किंग होगी। और मेरे पास वर्किंग नंबर 2 किस चीज़ की होगी सर, मेरे पास वर्किंग नंबर 2 जो होगी वो मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस की वर्किंग होगी। अब उसने बोला वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास एक्सपेंसेस कितने कहता है, उसने बोला वेरिएबल कॉस्ट में तो मेरे पास 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, मेरे पास 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, जो कि मेरे पास क्या है, एक तो ये है कि सेलिंग एक्सपेंसेस, मेरे पास सेलिंग है। दूसरी मेरे पास क्या है, उसने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरी मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव है। और तीसरी मेरे पास तीसरी चीज़ क्या आ रही है आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है। क्या आ रही है सर आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड। ठीक हो गया सर। अच्छा, इस चीज़ के अंदर भी आपके पास एक फिक्स के अंदर भी यही चीज़ आ रही होंगी, तो मैं इसको यहाँ से जो चीज़ें मैंने वेरिएबल में लिखी हैं तो सर मैं वही चीज़ें मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया सर, मैं वो जो चीज़ें मैंने वेरिएबल में लिखी हैं वो चीज़ें मैं फिक्स में भी लिख देता हूँ। ठीक हो गया सर। अब ये कहता है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस आर 50 पर यूनिट, 50 पर पेयर सोल्ड। उसने बोला कि भाई वेरिएबल एक्सपेंसेस कह रहा है कितने, 50 पर यूनिट। मेरे पास कितने यूनिट थे, उसने बोला सर आपके पास सेलिंग के यूनिट मेरे पास 200 को यूनिट्स थे। उसने बोला मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी, मेरे पास टोटल कितनी क्वांटिटी है, उसने बोला 200 रुपये की क्वांटिटी थी। और उसमें से वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, उसने बोला सर सवाल के अंदर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आर 50 पर पेयर। उसने बोला मेरे पास यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, उसने बोला आपके पास यूनिट कॉस्ट 50 आ गई। तो मेरे पास टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हो गए सेलिंग के, 50 मल्टीप्लाई बाय 200, 10,000 रुपये। मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल कितने आ रहे थे, 30,000 रुपये। अगर मेरे पास टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000 आ रहे हैं, उसमें से 10,000 मेरे वेरिएबल हैं, तो मैं क्या करूँगा सर, मेरे पास अगर 30,000 टोटल है, मिसाल के तौर पे मेरे पास सवाल में लिखा है सर मेरे पास 30,000 टोटल मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से 10,000 मेरे पास वेरिएबल हैं। जब टोटल में से 30,000 में से 10,000 वेरिएबल हैं
तो मेरे पास जाहिर सी बात है सर 20,000 जो बचे वो मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस बचेंगे। ठीक हो गया सर। मेरे पास 30,000 में से जो मेरे पास 20,000 10,000 अगर मेरे पास वेरिएबल हैं तो मेरे पास जो बचे मतलब 30 में से 10,000 रुपये निकाले तो मेरे पास 20,000 बचे। अब जो 20,000 हैं ये मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक हो गया सर। मेरे पास किस चीज़ के सेलिंग के, तो मेरा सेलिंग का मसला तो सर हल हो गया है। ठीक हो गया सर। उसके बाद मेरे पास दूसरी चीज़ क्या कहता है कि भाई जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो उसमें से 20% वेरिएबल हैं और 80% फिक्स हैं। ओ हो। तो मैं देखूंगा मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000 है। 10,000 है। 10,000 है तो मैंने बोला 10,000 है। ठीक हो गया। अब क्या करूं। उसने बोला उसमें से 20% वेरिएबल और 80% फिक्स हैं। तो मैं इसका कर दूंगा कितना, 10,000 का 80% कर दूंगा कितना, 80% से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास 10,000 को 80% से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास 8,000 फिक्स हो गए। मेरे पास टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने थे। मैं बोला सर मेरे पास टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे वो 10,000 थे। उसमें से आपने कितना बोला, आपने बोला उसमें से 8,000 मेरे पास फिक्स हैं। तो मेरे पास वेरिएबल कितने बचे। सर मेरे पास वेरिएबल जो है वो 2 बचे। ठीक हो गया सर। उसके बाद क्या कहता है, उसने बोला आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज की है ना फ्रॉम दी मार्केट, तीसरी बात क्या कहता है सर, द कंपनी डज नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन। कंपनी ने भाई माल बनाया नहीं है मगर कोई मैन्युफैक्चरर होगा। कंपनी देखें, कंपनी का बिजनेस क्या है, रिटेलर है। रिटेलर तो खुद बनाता नहीं है ना। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। जो माल बना रहा होता है रिटेलर चाहे तो उससे खरीदता है डायरेक्ट, या डायरेक्ट डायरेक्ट सर वो किसी होलसेलर से खरीदता है। ठीक हो गया सर, होलसेलर से खरीदता है। तो इसने बोला कि सर हमने माल बनाया नहीं है मगर डायरेक्ट जाके अपने सप्लायर से खरीदा है। कितने का खरीदा है, उसने बोला 450। अब ये जो है 450 सर मेरे पास, इसकी 450 मेरे पास कितने यूनिट्स हैं सर, मेरे पास 200 यूनिट्स हैं। 200 यूनिट्स हैं। उसने बोला कॉस्ट कितनी है एक की, 450। तो मैं इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 450 मल्टीप्लाई बाय 200। मेरे पास कितने हो गए सर, मेरे पास 90,000 हो गए। 90,000 मेरे पास देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है, 90,000। ठीक हो गया सर। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं इसके अंदर सर मेरे पास टोटल निकालूंगा, मतलब मेरे पास 90,000 प्लस उसने बोला 2,000 प्लस उसने बोला कितना 10,000। मेरे पास 1,02,000 मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए। मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आ गए, 1,02,000 आ गए। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिक्स एक्सपेंसेस में सर कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ सर। क्यों नहीं दिया हुआ सर, मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000 थे। 90 के 90 मेरे पास वेरिएबल में आ गए। फिक्स में कुछ बचे, कुछ भी नहीं बचे। तो सर मैं फिक्स में जीरो डाल दूंगा। ठीक हो गया सर। उसके बाद इसका भी मैं टोटल कर दूंगा। उसके बाद सर मैं इसका भी टोटल कर दूंगा। उसके बाद सर मैं इसका भी टोटल कर दूंगा। वो किस तरीके से करूंगा, वैसे ही 8,000 प्लस उसने बोला 20,000। तो उसने बोला सर आपके पास सर फिक्स एक्सपेंसेस कितने आ गए, 28,000 के फिक्स एक्सपेंसेस आ गए। और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आ गए सर, आपके पास 1,02,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए। तो मैं क्या करूंगा सर, मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस उठाऊंगा 1,02,000 और डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर लिख दूंगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस उठाऊंगा सर और डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर 1,02,000 लिख दूंगा। ठीक हो गया सर। उसके बाद आप इन दोनों का सम कर लेंगे, मतलब 1,50,000 में से 1,02,000 निकालेंगे तो मेरे पास 48,000 बचेंगे। ठीक हो गया सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने 1,02,000 में से कितने डिवाइड करना है, उसने बोला 200 डिवाइड करना है। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने की आ गई, मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 510 रुपये की आ गई। 510 रुपये की आ गई। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, 510 में 750 में से 510 निकाल देंगे। तो आपके पास कितने बचे, मेरे पास 240 बचे। 240 बचे। कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की 240 बची। उसके बाद आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस निकालने हैं। मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, उसने बोला आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस 28,000 हैं। तो आपने डायरेक्ट 28,000 लेस कर दिए। उसके बाद आपने इसका नेट ऑफ किया तो आपके पास कितने बचे, आपके पास 20,000 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचे। आपके पास 20,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचे। ठीक हो गया सर। ये मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, मतलब मैंने कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट की इनकम स्टेटमेंट बनानी थी जो कि मैंने बना दी। अब दूसरी चीज़ क्या मांगता है सर, ये पार्ट बी क्या मांगता है, सवाल के सर पार्ट बी इधर कर लेता हूँ सर, मैं पार्ट बी इधर कर लेता हूँ। उसने बोला सवाल का पार्ट बी बोल रहा है
कि आपको नंबर ये बोल रहा है कि कितने को सेल्स करूं, मैं कितनी सेल्स करूं, या कितना मैं रेवेन्यू अर्न करूं, या मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूं, कि मैं किस चीज़ पे चले जाऊं, कि मैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट पे चले जाऊं, कि मैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट पर चले जाऊं, कि मैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट पर चले जाऊं, कितनी सेल्स करूं कि मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर चले जाऊं। तो मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी निकालते हैं और ब्रेक इवन इन अमाउंट भी निकाले हैं। मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स और मेरे पास ब्रेक इवन इन अमाउंट्स। यहाँ पे क्या लिखूंगा सर मैं, ब्रेक इवन इन अमाउंट। ठीक हो गया सर। उसके बाद मेरे पास अगर मैं बोलूँ ब्रेक इवन इन यूनिट, मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स और ब्रेक इवन इन अमाउंट का क्या फॉर्मूला है। उसने बोला ब्रेक इवन इन यूनिट्स जो निकलते हैं वो मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस, मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस, उसको मैं डिवाइड करता हूँ किस चीज़ से। उसने बोला कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसने बोला सर उसको आप डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ठीक हो गया सर। उसको किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ठीक हो गया सर। उसके बाद किस तरीके से करना है, आपने बोला आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं। मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं, अभी आपने ऊपर निकाले थे, आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं। आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस हैं 28,000। आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस हैं सर कितने हैं, आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस हैं कितने, 28,000। ये आपने निकाला फिक्स एक्सपेंसेस आपके पास 28,000 है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 224। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली मेरे पास जो भी जो 28,000 को डिवाइड करा किस चीज़ से, उसने बोला 2,40,000 से। मतलब मैं 117 यूनिट सोल्ड करूँगा तो मैं किस चीज़ पे आऊँगा, मैं 117 यूनिट सोल्ड करूँगा तो मैं ब्रेक इवन इन यूनिट्स पे आ जाऊँगा। अगर मैं 117 यूनिट्स सोल्ड करूँगा तो मैं ब्रेक इवन इन यूनिट्स पे आ जाऊँगा। और इसी को अगर मैं अमाउंट में निकालता हूँ तो सर किस तरीके से करता हूँ, मैं इसी को अगर अमाउंट में निकालता हूँ तो मैं फिक्स एक्सपेंसेस उसको डिवाइड करता हूँ सीएम पर यूनिट से नहीं, मगर सीएम इन परसेंटेज, सीएम रेशो से डिवाइड करता हूँ। मेरे पास कितना सीएम रेशो आता है, मेरे पास कितना सीएम रेशो आ रहा है ऊपर अगर निकाला जाए तो। मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना रेशो आ रहा है, वो किस तरीके से निकालेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 150, 48,000 डिवाइडेड बाय 150। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कितना रेशो आ रहा है, 32%। मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है। तो मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस, मेरे पास सिमिलरली फिक्स एक्सपेंसेस जो ऊपर थे वही यहीं पे होंगे। फिक्स एक्सपेंसेस 28,000 के हैं और मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो 32% का आ रहा है। तो मैंने ये एज इट इज़ लिख लिया। ठीक हो गया सर। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है 28,000 डिवाइडेड बाय 32%, तो मेरे पास 87,500। मतलब मैं इतनी सेल्स करूं, मतलब 117 की सेल्स करूं जिससे मैं अर्न करूंगा 87,500। मतलब इन दोनों का अर्न करके मैं किस चीज़ पे पहुंच जाऊंगा, मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच कर आप क्या कर सकते हैं सर, आप इतनी सेल्स कर सकते हैं कि आपके पास अगर मैं 87,500 की वो करूँ, रेवेन्यू अर्न करूँ, तो मतलब मैं 28,000 की फिक्स कॉस्ट आराम से कवर कर सकता हूँ। ठीक हो गया सर, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। हमने पार्ट ए सॉल्व किया जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। इनकम स्टेटमेंट में हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया कि भाई मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, और डिवाइड किया मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस को अलग अलग वर्किंग करके आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बना ली सर आपने, पार्ट ए सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट इसने देखें, होशियारी देखें सर एग्जामिनर की, होशियारी देखें एग्जामिनर की। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई मुझे बताओ कि मैं कितनी सेल्स करूं कि मैं अपनी फिक्स एक्सपेंसेस कवर कर लूं। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाल के दो, ब्रेक इवन पॉइंट्स नहीं बोल रहा कि आपको निकाल के दो, मगर वो डायरेक्ट बोल रहा है कि कितनी सेल्स इन यूनिट करूं, कितनी सेल्स इन यूनिट करूं या कितनी सेल्स इन अमाउंट करूं कि ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सकूं, कि मैं अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर सकूं। ठीक हो गया सर। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। एग्जामिनर ज़रूरी नहीं है आपसे टू द टारगेट
चीज़ पूछे, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया सर, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यह सवाल क्लियर होगा। नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। मेरा जो सर मेरे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग 2012 का मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है हमने। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक हो गया सर? अब हम किस चीज़ की तरफ जाते हैं? हमको जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब याद रखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2, जब मैं सवाल रीड कर रहा हूँ उसको आपने केयरफुली समझना है। ठीक हो गया सर? सही है सर, सवाल रीड करने जा रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा सर। ये सवाल काफ़ी सिमिलर है, ये वाला सवाल काफ़ी सिमिलर है, जो कल मैंने आपको सवाल कराया था उससे काफ़ी सिमिलर सवाल है। ठीक हो गया सर? अब ये देखिएगा, इन वर्क कंपनी इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल किया है सर? उसने बोला लॉन स्टोर्ड इन दी होम यार्ड। होगी सर, कोई भी चीज़ होगी उसने अपने होम यार्ड में लगा दी, सही इंस्टॉल कर दी। द कंपनी मोस्ट रीसेंट मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट, कंपनी का कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट, कंपनी की कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट ये दी हुई सर, जो हम पहले सवाल में बना कर आ रहे हैं। अभी ऊपर वाले जो सवाल में बना कर आ रहे हैं इसने सवाल में दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है। तब इसने कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट सवाल में दी हुई है, तो सर इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, ये कुछ और मांग रहा होगा। क्या रिक्वायर्ड है? क्वेश्चन नंबर 1 कि कंपनी, सर इसमें तो मैं रीड नहीं कर रहा कि सेल्स उसने की 80,000 की, वेरिएबल एक्सपेंसेस की 32,000 की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, फिक्स एक्सपेंसेस आया, नेट ऑपरेटिंग इनकम आया। ये सब आप चीज़ों को आपने काफ़ी सवाल कर लिया, इसलिए आपको पता है ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया? इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। कंप्यूट द कंपनीज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कंपनी के ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने हैं। कल मैंने आपको बताया था सवाल में कि ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरीके से निकलते हैं। आपके ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है, मतलब आपकी ऑपरेटिंग इनकम जो है ना, ये क्या कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज? क्या कहते हैं कि आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितने टाइम्स है सर, कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है आपकी ऑपरेटिंग इनकम, कितने टाइम्स है, किस चीज़ के कितने टाइम्स है। उसने बोला सर आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितने टाइम्स है आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। उसने बोला सर आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितने टाइम्स है आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। इसे क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मेरे साथ सर वापसी रिपीट करें, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कहते हैं सर? आपका ऑपरेटिंग इनकम कितने टाइम्स है आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन के, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं कि आपके ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं सर आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितने टाइम्स है आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। ठीक हो गया सर? ये चीज़ें याद रखने हैं सर। आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, आपने टारगेट प्रॉफिट के, आपने ऑपरेटिंग लेवरेज के, सर ये कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, इन परसेंटेज, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन अमाउंट, इन यूनिट, आपने टारगेट प्रॉफिट और सर लेवरेज पॉइंट और परसेंटेज जो निकाल ली, ये काफ़ी चीज़ मेजॉरिटी चीज़ें जो आपने इसके फॉर्मूले में मेमोराइज करना है सर, मेमोराइज करना है। ठीक हो गया? उसके बाद इसकी पार्ट 2 की रिक्वायरमेंट क्या है? यूजिंग द डिग्री ऑफ एन ऑपरेटिंग लेवरेज। अब जो आपने ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज निकाली है उसको एस्टिमेट करो कि भाई मेरे पास इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर? आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर। आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर 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 सवाल पड़े सर, इफ़ अगर 5% इंक्रीज हो जाए सर, अगर आपके पास 5% इंक्रीज हो जाए सेल्स में, तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम में क्या फ़र्क पड़ेगा? इसको प्रिडिक्ट करें। किस चीज़ को प्रिडिक्ट, सोच के प्रिडिक्ट करें, अपनी ऑपरेटिंग लेवरेज को सोच के प्रिडिक्ट करें। सर परेशान नहीं होना, ये सारे सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं सवाल का। फिर क्या कहते हैं? वेरीफाई और एस्टिमेट इन दी पार्ट 2 अबव बाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू कंट्रीब्यूशन इन फॉर्मेट इनकम। सर अपने जो आपने ऊपर सवाल किया है, जो आप सवाल सॉल्व करोगे पार्ट 1 और पार्ट 2, उस सवाल को सॉल्व करके आपको एक नई कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम बनानी है। उसके अंदर याद, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, जो नई इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसके अंदर 5% इंक्रीज इन सेल का इम्पैक्ट शामिल होगा उसके अंदर 5% इंक्रीज इन सेल्स का इम्पैक्ट शामिल होगा। ठीक हो गया सर? अब चलें सर इसको सवाल सॉल्व करने की तरफ चलते हैं।
ठीक हो गया सर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड मेरे पास शेड्यूल बना लें आप नॉर्मल, जो मेरे पास शेड्यूल आप ऑलरेडी पहले से बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, आप पहले लिखते हैं सेल्स, ठीक हो गया। आप उसके बाद क्या लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, आप उसके बाद लिखते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन करते हैं सर, आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं। ठीक हो गया सर। उसके बाद आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के बाद सर आप क्या करते थे, उसमें से लेस करते थे सर, क्या लेस करते थे, उसमें से आप लेस करते थे फिक्स कॉस्ट, उसमें से आप लेस करते थे फिक्स कॉस्ट, इसमें से आप लेस करते थे फिक्स कॉस्ट, उसमें से आप लेस करते थे फिक्स कॉस्ट, उसमें से आप लेस करते थे फिक्स कॉस्ट। ठीक हो गया सर। अब उसमें से आपने लेस करा फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग इनकम आ गया। उसमें सर आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई। उसने बोला सेल्स आपके पास इन अमाउंट उसने बोला सेल्स आपके पास इन अमाउंट कितनी दी हुई थी सर, 80,000 दी हुई थी। ठीक हो गया सर। आपके पास सेल्स इन अमाउंट, सेल्स इन अमाउंट, आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने थे सर, उसने बोला वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके पास -32,000 थे। उसने बोला इन दोनों का आपने किया तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ठीक हो गया सर। उसके बाद आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, उसने बोला सर उसके बाद आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। सर यहाँ पे मैं क्या लिखता था, मेरे क्वांटिटी लिखता था, मेरे पास क्वांटिटी कितनी होगी, मेरे पास क्वांटिटी कितनी होगी और मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, मेरे पास क्वांटिटी कितनी होगी और मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई। ठीक हो गया सर। मेरे पास क्वांटिटी कितनी होगी और मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी। उसने बोला कि आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस कितने थे, उसने बोला 38,000 थे। आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस कितने थे सर, मेरे पास फिक्स एक्सपेंसेस 38,000 थे। तो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई, मेरे पास सर नेट ऑपरेटिंग इनकम 10,000 आ गई। मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई सर, मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम 10,000 आ गई। अब ये कह रहा है कि सर मेरे पास इन परसेंटेज टर्म्स मेरे पास सेल्स कितनी है, उसने बोला 100 है, मेरे पास ये 40 है। जाहिर सी बात है जब मेरे पास 100 के अंदर से 40% निकलेगा तो मेरे पास रिमेनिंग जो रह जाएगा वो मेरे पास कितना रह जाएगा, उसने बोला 60% रह जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, उसके बाद ये कहता है कि कंपनी ऑपरेटिंग लेवल, ठीक हो गया सर। फिक्स कॉस्ट भी आ गई। अब मुझे ऑपरेटिंग इनकम निकालना है। ऑपरेटिंग इनकम मैंने आपको क्या बोला था, ऑपरेटिंग इनकम की परसेंटेज निकलती है किस चीज़ से, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम मैं यहाँ लिख देता हूँ सर। मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला क्या है, उसने बोला मेरे पास सर ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला क्या था, मेरे पास ऑपरेटिंग इनकम का ऑपरेटिंग लेवरेज, मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, उसने बोला सर आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था ऑपरेटिंग इनकम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसको किस चीज़ से डिवाइड करना था, ऑपरेटिंग इनकम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वर्सेस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक हो गया। मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे क्या है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 48,000 है और मेरे पास इनकम ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, वो मेरे पास 10,000 है। अब मैंने 48,000 को डिवाइड किया कितने से, उसने बोला मैं 10,000 से, तो मेरे पास ये कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक हो गया सर।
मेरे पास कितनी आ गई मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैंने डिवाइड किया ऑपरेटिंग इनकम से, तो मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया, उसने बोला मेरे पास 5 आ गया। उसने बोला नाउ अज्यूम करो कि आपके पास जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 5%, मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है के पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मेरे पास सेल्स जो है इंक्रीज होती है 5% से। उसने बोला अगर सेल्स जो है इंक्रीज होगी मेरे पास कितने से, उसने बोला 5% से, तो आप क्या करेंगे, उसने बोला इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। उसने बोला आप क्या करेंगे सर, उसने बोला आप जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो मतलब आपके पास इसके पार्ट बी का सॉल्यूशन क्या है, उसने बोला इसके पार्ट बी का सॉल्यूशन है, इसके पार्ट ए का सॉल्यूशन आपके पास 5 है, और उसने बोला इसके पार्ट बी का सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा 25%। पार्ट बी का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, उसने बोला आपके पास हो जाएगा 25%। वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा, उसने बोला आप 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास 25 हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी अगला सवाल जो है एक मेरे पास सेक्शन 3 का पार्ट रहता है, वो मैं नेक्स्ट सवाल में करूँगा।